हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिलेक्टिव असेंबली के बारे में बात करेंगे। अगर हम नॉर्मल असेंबली की बात करते हैं तो हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं किसी एक्सटर्नल मींस के हेल्प से, फास्टनर की हेल्प से, स्क्रू की हेल्प से, तो उसे हम असेंबली कहते हैं। यह आपके मैन्युफैक्चरिंग का एक टाइप होता है। असेंबली आपकी मेनली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले अगर इसकी अप्रोच की बात की जाए तो वो होता है मेक टू फिट। मेक टू फिट में क्या किया जाता है, आपके जो फॉर एन एग्जाम्पल एक होल आपने बनाया, एक शाफ्ट आपने बनाया, उनको इस तरीके से आप लोग बनाते हैं कि शाफ्ट जो है वो होल के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच ये रहती है कि आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। दूसरा जो आपका अप्रोच रहता है वो है इंटरचेंजेबिलिटी, जिसके बारे में हम बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं। इंटरचेंजेबिलिटी में क्या होता है कि आप दोनों तरीके के बहुत सारे कंपोनेंट्स बना लेते हैं और रेंडमली किसी भी कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट के साथ जोड़ देते हैं। ये हमने लिमिट्स में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें की है। इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे भी हमने बात की है। आज हम बात करेंगे सिलेक्टिव असेंबली के बेस पे। प्रिसाइज असेंबली बनाने के लिए आपकी सेलेक्टिव असेंबली जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल अप्रोच है, ठीक है, जिससे कि आपके असेंबल्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब तक फुल इंटरचेंजेबिलिटी और रैंडम असेंबली के बेस पे हमने बहुत सारी बातें की, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, जहां पे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट, किसी भी दूसरे कंपोनेंट के साथ जोड़ दिया जाता था। पर लेकिन धीरे धीरे कई केसेस ऐसे आए जहां पे हमें एक्यूरेसी और यूनिफॉर्मिटी की जरूरत महसूस हुई। तो ये जो एक्यूरेसी और यूनिफॉर्मिटी की जो हमें जरूरत महसूस हुई, इसको हम लोग कभी भी फुल इंटरचेंजेबल सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे मान लीजिए होता क्या है, हम सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बेस पे तो होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई भी एक पार्ट बनाया, जैसे होल बनाया है, उसको आपने उसकी लो लिमिट पे बना दिया, ठीक है, और आप उसके जो मेटिंग पार्ट है, शाफ्ट जो है, उसको आप उसकी हाई लिमिट पे बना रहे हैं। तो अब जो ये पार्ट आपने होल जो बनाया है वो लोअर लिमिट, उसकी लोअर लिमिट पे बनाया है, और आपने जो शाफ्ट बनाया है वो उसकी अपर लिमिट पे बनाया है। तो आपका जो फिट आपका ऑब्टेन होने वाला है वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली फुल्ली सेटिस्फाई नहीं करने वाला। असेंबली की जो भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली फुल्ली सेटिस्फाई नहीं करेगा। और कई बार क्या होता है, आपकी जो मशीन की कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी आपकी इंटरचेंजेबल असेंबली की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं होती है, उनसे कंपेटिबल नहीं होती हैं। तो इन्हीं दोनों चेंजेस की वजह से, कंप्लीट इंटरचेंजेबिलिटी के इन्हीं दोनों केसेस की वजह से हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग में लगाते हैं, जो कि सिलेक्टिव असेंबली मेथड यूज करके आप इन जो कमियां हैं, ये जो कमियां हैं आपकी, इनको आप ओवरकम कर पाते हैं। जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से फिट करने के टाइम पे आपकी जो लिमिट वाली कमी आई, या फिर हम कहें मशीन की कैपेबिलिटी मैच नहीं हो पाई, इन कमियों को आप सिलेक्टिव असेंबली मेथड की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपको इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी। वहीं जब हम लोग सिलेक्टिव असेंबली प्रोसेस की बात करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, आप अपने कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उनको मेजर करते हैं, उनकी डायमेंशंस वगैरह आप कैलकुलेट करते हैं, मतलब मेजर कर लेते हैं आप उनकी डायमेंशंस वगैरह, उनको आप ग्रुप्स में बांट लेते हैं, ग्रुप में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, जब आप उनको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मान लीजिए आपने होल के 3 ग्रुप्स बना दिए, ए बी सी। इसी तरीके से जो भी शाफ्ट आपके इस ए ग्रुप वाले होल को में फिट होने वाला, उसको आप ए ग्रुप का शाफ्ट बना देते हैं, और जो भी शाफ्ट आपके बी ग्रुप वाले होल में फिट होने वाला उसको आप बी ग्रुप का शाफ्ट बना देते हैं, और जो भी शाफ्ट आपके सी ग्रुप वाले होल में फिट होने वाला उसको आप सी ग्रुप का शाफ्ट कह देते हैं, या उसको आप सी ग्रुप में रख लेते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने दोनों मेटिंग पार्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, ए ग्रुप वाले शाफ्ट को आप ए ग्रुप वाले होल के साथ मैच कराते हैं, बी ग्रुप वाले शाफ्ट को आप बी ग्रुप वाले होल के साथ मैच कराते हैं, सी ग्रुप वाले शाफ्ट को आप सी ग्रुप वाले होल से मैच कराते हैं। इनको आपस में मीटिंग पार्ट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी असेंबली जो है वो परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। जो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहां मिलने वाला है, ठीक है, कंपोनेंट्स को असेंबल करके हर एक असेंबली के लिए, वो आपकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको बहुत क्लोजली मैच करेगा।
मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको आपकी असेंबली जो है मिलने वाली है। इस मेथड को मेनली क्लोज फिट्स, दोनों कंपोनेंट्स के क्लोज फिट असेंबलीज के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपकी डिफेक्टिव असेंबलीज से आपको बचाता है। बहुत कम डिफेक्टिव असेंबलीज जो है आपकी प्रोड्यूस होती है। देखिए, अगर हम रैंडमली अटैच करते, जैसे हम इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, आप रैंडमली किसी भी शाफ्ट को किसी भी होल के साथ अटैच कर दे रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब आप उसको यूज में लेके आ रहे थे बाद में, तो आपको कई बार प्रॉपर फिट नहीं मिल रहे थे। मतलब कभी इंटरफेरेंस फिट मिल रहा है, कभी क्लियरेंस फिट मिल रहा है, कभी किसी टाइप का फिट मिल रहा है, और जरूरी नहीं है वो आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहा है, या फिर जहां पे आप उसको यूज करने वाले हैं उस जगह की स्पेसिफिकेशंस को वो मैच कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपको डिफेक्टिव असेंबलीज बहुत ज़्यादा मिलती थी। पर लेकिन सिलेक्टिव असेंबली में जब आपने उनको ग्रुप्स में बांट लिया है और एक पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर ग्रुप के साथ आप मैच कर रहे हैं, तो आपके जो डिफेक्टिव असेंबली मिलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है डिफेक्टिव असेंबलीज की वो नियरली खत्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मशीनिंग कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि देखिए आप अगर मेक टू फिट वाला काम करेंगे तो मेक टू फिट में क्या हो रहा है कि आपको पर्टिकुलर साइज मेंटेन करने के लिए बार बार मशीनिंग करनी पड़ रही है। तो अब जितनी ज़्यादा बार आप मशीनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका मशीनिंग कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मशीनिंग कॉस्ट जो है वो अपने आप कम होती चली जाती है। अब इसी में हम लोगों ने पिस्टन्स की मेटिंग का एक केस ले लिया। ठीक है, सिलेंडर्स के अंदर, कार के सिलेंडर, मोटर कार के सिलेंडर्स के अंदर आप पिस्टन्स को फिट करने वाले, मेट करवाने वाले, उस एक केस के बेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने बोर साइज जो दिया है वो 63.5 mm दिया है, और जो आपका स्कर्ट क्लियरेंस है, मतलब जो आपका पिस्टन है और जो सिलेंडर है उसके बीच का जो क्लियरेंस है, आपका स्कर्ट क्लियरेंस जो है वो पिस्टन का वो 0.13 mm है डायमीटर के बेसिस पे। अब आपका टॉलरेंस जो है बोर का या पिस्टन स्कर्ट का वो 0.04 mm होना चाहिए। सही है। अगर मैं यहाँ पे बोर डाया की बात करूँ तो बोर डाया आपका कितना है 63.5, और आपको पिस्टन स्कर्ट कितना दे रखा है, मतलब जो आपको टॉलरेंस दी हुई है वो 0.04 mm दी हुई है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके बोर का डाया जो है वो 63.5 प्लस 0.02 माइनस 0.02 mm हो गया है। वहीं अगर आपने देखेंगे, आपने क्लियरेंस की बात करी है 0.13 mm, तो आप 63.5 में से 0.13 mm को कम कर दीजिए, आपको आपके पिस्टन स्कर्ट का डायमेंशन पता चल जाएगा। तो आपने कम किया तो वो आ गया 63.37। तो आपके जो डायमेंशन रहने वाला है पिस्टन स्कर्ट का वो रहने वाला है 63.37 प्लस 0.02 माइनस 0.02 mm। यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने टॉलरेंस को और ऐड कर लिया प्लस 0.02 माइनस 0.02। अब यहाँ पे आप दो क्लियरेंस के बेस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप मिनिमम क्लियरेंस चेक करेंगे, फिर आप मैक्सिमम क्लियरेंस चेक करेंगे। देखिए, हम मिनिमम क्लियरेंस की बात करें तो जो आपका स्मॉलेस्ट बोर है उसमें से आप लार्जेस्ट पिस्टन को माइनस करेंगे, मतलब 0.09 mm। ये आपकी मिनिमम क्लियरेंस है कि इतना क्लियरेंस तो होना ही होना चाहिए। वहीं जब आप मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट बोर माइनस स्मॉलेस्ट पिस्टन, कि वहां की मैक्सिमम लिमिट लेनी है और पिस्टन की आपको मिनिमम लिमिट लेनी है। उसके बेस पे आपका जो क्लियरेंस आ गया वो 0.17 mm आ गया। ये आपका मैक्सिमम क्लियरेंस है कि मैक्सिमम इतना क्लियरेंस आप दे सकते हैं। अब आपको बोर और पिस्टन को बनाने के लिए जिस तरीके से ग्रेडिंग करनी है, ठीक है, उसको आप लोग सिलेक्टिव असेंबल्ड के बेस पे कुछ गिवन कंडीशन रिक्वायरमेंट्स के बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सिलेंडर के लिए रख दिया 63.48, ठीक है, तो आपका बोर कितना होना चाहिए, 63.35 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपने सिलेंडर को रख दिया 63.50, आपका सिलेंडर जो आ रहा है वो 63.50 आ रहा है, तो आप बोर कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसमें 63.37 mm आपका बोर का डाया होगा। वहीं मान लीजिए अगर आपका सिलेंडर जो आपने बनाया उसका डाया जो आ गया वो 63.52 आ गया, तो आपका बोर कितना होना चाहिए 63.39। ऐसा कोई बोर जो कि 63.39 का बन गया उसको आप 63.52 वाली कैटेगरी से मैच करा के अपनी असेंबली को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने पहले सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर के अलग अलग मान लीजिए अलग अलग ये आपकी डाया आ गए। अब इसी के बेस पे आपने बहुत सारे बोर तैयार कर लिए हैं, और जो बोर आपकी क्लियरेंस की कैटेगरी के बेस पे, मतलब क्लियरेंस जो आपने दिया हुआ है उसकी कैटेगरी के बेस पे जो भी आपका इन सिलेंडर्स की कैटेगरी में लाई करता है, मान लीजिए ये आपका ए ग्रुप है, ये आपका बी ग्रुप है, ये आपका सी ग्रुप है, ठीक है, तो ए ग्रुप की कैटेगरी में जो बोर आपके पिस्टन का बोर लाई करेगा उसको आप क्या करेंगे, ए के साथ रख लेंगे। जो आपके बी से मैच करेगा उसको आप बी के साथ ग्रुप में डाल देंगे, और जो सी के साथ मैच करेगा उसको आप सी ग्रुप में डाल देंगे, जिस बेसिस पे आपको परफेक्ट असेंबली मिलने वाली है। आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है, आपकी जो मशीनिंग कॉस्ट है वो कम हो गई है। इसी तरीके से आप
सिलेक्टिव असेंबली के बेस पे अपना बहुत सारा टाइम, मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आप बचा सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव असेंबली था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मटेरियल हैंडलिंग एंड डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।